हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र। इसकी 3 वीडियोस में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज उन्हें पहले चेक कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में। ये हमारी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम आगे की टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि उसमें मैंने आपको सारे ही जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक है, इन सभी के बारे में वेल डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे उन पार्ट्स के बारे में और उन पर कुछ फोकस करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जब हम अपना फूड खाते हैं, हम भोजन करते हैं, तो उसके बाद में हमारे फूड को किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, किन चरणों में हमारा जो पोषण है वो पूर्ण होता है। सबसे पहले होता है भोजन का अंतःग्रहण, यानी कि इंजेशन इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन ऑफ फूड का मतलब है कि हम जो भी एक खाना खाते हैं उसको दांत और जीभ के द्वारा चबाने के बाद ये प्रोसेस उस खाने को निगलने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन। पाचन में जो भी हमने ठोस खाना खाया होता है या तरल, या जो भी भोजन हमने किया होता है, उनको घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रोसेस को हम डाइजेशन या फिर पाचन कहते हैं। इसमें जो भोज्य पदार्थ है वो कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने की स्थिति में आ जाता है, यानी कि जो हमने खाना खाया है अभी उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज की फॉर्म में। पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और यूज कर सकती है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारी थर्ड प्रोसेस है, जिसमें जो हमारे एलिमेंट्री के नाल होती है, यानी कि हमारी जो आहार नाल होती है, इसमें कुछ वैलीज होती हैं, रसांकुर होते हैं, तथा सूक्ष्म रसांकुर यानी कि माइक्रो वैलीज होती हैं। ये जो है वो फिंगर शेप में ऐसे 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 हमारे पाई जाती हैं, हमारी जो इसके अंदर जो स्किन होती है उसकी सतह पर। और ये वैलीज एंड माइक्रो वैलीज, यानी कि रसांकुर और सूक्ष्म रसांकुर जो है वो रक्त और लसिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है इनके पास में। ब्लड और जो लसिका होती है उन कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, और ये भोजन को अवशोषित करती है, यानी कि हमारे जो हमने जो खाना खाया है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? रसांकुर करते हैं, वैलीज करती हैं। इसके बारे में आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल इतना ही हम यहाँ बात करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद है परिवहन तथा स्वांगीकरण या फिर सर्कुलेशन एंड एसिमुलेशन। इसमें हमारे जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, यानी कि वहां तक सर्कुलेट होते हैं, वहां तक परिवहन होता है उनका हमारे टिश्यूज तक। कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों में जीव द्रव्य में आत्मसात, यानी कि उसमें सिमिलेट हो जाते हैं, स्वांगीकृत हो जाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। सर्कुलेशन का मतलब तो हो गया, जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कर रहे हैं। असेमिलेशन का मतलब होता है जैसे कि हम आटा गूंथते हैं, और आटा गूंथते में आटे में हम जब पानी को डालते हैं और उसको फिर जब हम उसको प्रेशर से गूंथना शुरू करते हैं तो वो पानी आटे के साथ में मिल जाता है, असिमिलेट हो जाता है, यानी कि उसमें वह स्वांगीकृत हो जाता है। तो या फिर हम जैसे नींबू पानी का घोल बनाते हैं तो नमक और चीनी और पानी वो एक दूसरे में स्वांगीकृत हो जाते हैं। इसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट हमारा आता है हमारा मलत्याग या फिर एजेशन, जिसमें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी बॉडी में यूज नहीं होता वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूट्रिशन के कितने फेजेस होते हैं, तो यू विल आंसर द 5 स्टेजेस ऑफ द न्यूट्रिशन फेजेस, जिसमें अगर आपसे इनको सीक्वेंस में लगाने को कहा जाता है तो आई होप आप इनको भी कर पाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देकर के इनका मीनिंग क्या होता है, तो भी अब आप बता पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के बारे में।
इसमें आता है हमारा दांत, यानी कि सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुख से, यानी कि हमारे मुंह से, हमारी बकल कैविटी से, और यहाँ पर हमारे दांत और जीभ दो के द्वारा हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। मनुष्य में दांत मैक्सिला तथा डेंट्री अस्थि पर स्थित होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो टूथ है, जो जो आपके टूथ हैं वो कौन सी, किस बोन पर लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, या फिर किस बोन पर स्थित होते हैं, तब आप बताएंगे मैक्सिला और डेंट्री इस अस्थि पर ये जुड़े हुए होते हैं या ये स्थित होते हैं। फिर उसके बाद है ये डायफोन्ट होते हैं। डायफोन्ट मतलब ये दो बार हमारे जीवन काल में हमें मिलते हैं। डाय मतलब हो गया दो, डाय डाय डायफायोन फायोडोंट सॉरी डायफायोडोंट मतलब दो बार हमारी जीवन काल में हमें दांत हमारे शरीर से, हमारी बॉडी में निकलते हैं। ये दो, इसीलिए इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है हिंदी में। मनुष्य में पहले 20 दांत निकलते हैं और बाद में 12 दांत निकलते हैं, यानी कि जो आपके मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टूथ जो होते हैं वो आपके 20 होते हैं। और जब वो 6 टू 7 ईयर्स एज के बाद में जब वो गिरने लगते हैं और कम्प्लीटली निकल जाते हैं तो हमारे एडल्ट टीथ आते हैं, जिनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन एडल्ट टीथ जो होते हैं वो 12 होते हैं, यानी कि 12 और जो 20 है वो तो निकलेंगे ही। ये तो आपके पहले थे मिल्क टीथ में, गिर गए, फिर मतलब निकल गए, टूट गए, फिर उसके बाद में आपके ये दोबारा निकलेंगे, और प्लस साथ में आपको ये 12 एक बार दंती भी निकलेंगे। इसीलिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो 20 होते हैं तो द्विबार दंती होते हैं, क्योंकि ये मिल्क टीथ भी हैं और ये एडल्ट टीथ भी हैं, यानी कि ये दो बार आपके निकलेंगे। फिर उसके बाद है जो हमारे एक बार दंती होते हैं वो एक ही बार निकलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एडल्ट टीथ होते हैं जो कि मिल्क टीथ के बाद में आपके निकलते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी कि इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इस तरीके से हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप अगर अपनी टंग से अपने जो टीथ हैं उनको टच करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे ही टीथ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप, साइज और उनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे कि ये है कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक हिंदी में, और इंग्लिश में एज यू कैन सी इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथ फॉर्मूला के बारे में। टूथ फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। जैसे कि आप अब ये देखिए, इंसीजर का इनिशियल हमने लिया है यहाँ आई, केनाइन का लिया है इनिशियल सी, प्रीमोलर का लिया है पी और मोलर का लिया है एम। तो आने वाले जो आपका ये है फॉर्मूला है, इसमें इनको घबराइएगा नहीं। क्या है, सिर्फ इंसीजर यानी आई, यानी कि इंसीजर में 2 and 2 होते हैं। 2 and 2 यानी कि राइट पर 2 आपके तीत होते हैं और लेफ्ट पर 2 तीत होते हैं इसके इंसीजर के, यानी कि आपके ये 4 तीत एक नीचे के जबड़े में होते हैं। फिर उसके बाद आता है केनाइन। केनाइन में 1 and 1 होते हैं, यानी कि राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 1 1 होते हैं। प्री मोलर्स में भी आपके दो दो होते हैं, 2 राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे। मोलर्स में आपके 3 मोलर्स राइट पे, 3 मोलर्स लेफ्ट पे होते हैं। फिर यहाँ पर किया गया है इंटू टू, यानी कि क्योंकि ये नीचे जबड़े की बात हो रही थी अभी तक, और यही ऐसे ही दांत ऊपर वाले जबड़े में भी होते हैं, इसीलिए इसको इंटू 2 कर दिया गया है। और अब आप देखेंगे तो हमारे टोटल 32 जो टीथ हैं वो हमारे मुंह में होते हैं, यानी कि बकल कैविटी में 32 आपके टीथ होते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा था ये 12th क्लास में, उस टाइम पर ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था। ऑल्दो हमारे टीचर बहुत अच्छी थी जिन्होंने हमें पढ़ाया था, बट स्टिल कुछ चीजें हमें एक्सपीरियंस के साथ में और खुद सेल्फ लर्निंग से समझ में आती हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको ये टूथ फॉर्मूला समझ आया होगा। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। हमारे जो दांत हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्राउन, नेक एंड रूट।
तो शिखा, ग्रीवा और जड़ इसे हम हिंदी में कहते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारा जो पार्ट होता है वो क्राउन का होता है, जो कि दांत के बाहर होता है और जो हमें दिखाई देता है। जो हमारी जो रूट है वो अंदर दबी हुई होती है हमारे जो जबड़ा होता है उसके अंदर, और हमारी जो दांत है उस पर इनेमल की कैविटी होती है, यानी कि इनेमल की एक लेयर होती है। जब ये टूट जाती है तो हमारे दांतों में पानी लगना शुरू हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं और खुरदुरे हो जाते हैं। ये आपकी डेंटाइन है, जो कि आपके जो इनेमल के नीचे होती है। आपके गम्स में ये लगे दांत जो है वो जड़ में लगा हुआ होता है। और यही ये रही आपकी रूट कैनाल, और इस तरीके से ये बोन में लगे हुए होते हैं। तो ये बेसिक एनाटॉमी है हमारे टूथ की। फिर उसके हम बात बात करते हैं अपनी टंग के बारे में, यानी कि जिह्वा के बारे में, या फिर हम कहें कि हमारे लार ग्रंथियों के बारे में, जो कि हमारी टंग के आसपास होती हैं। और इनके द्वारा जो टाइलिन नामक एंजाइम है, जो कि हमारे भोजन के पाचन की शुरुआत करता है, और हमारे भोजन में मंड या फिर स्टार्च का फर्स्ट डाइजेशन हमारे मुख से यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि 3 पेयर्स होते हैं ये। जैसे कि हमारे दांतों के पेयर्स थे, ये आपके दांतों के पेयर्स थे, उसी तरीके से आपकी जो लार ग्रंथि है वो भी जोड़ों में पाई जाती है, यानी कि 3 जोड़े होते हैं। जो ये लार होती है उसमें जल होता है, यानी कि वाटर होता है, श्लेष्म होता है, और टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यानी कि जो हमारी लार है वो 3 चीजों से मिलकर बनी है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर आप कर पाएंगे। और ये भी आपको याद रखना है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, और जो लार है वो स्टार्च का या मंड का के पाचन में सहायक होती है। सबसे पहले जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सबसे पहला डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताएंगे हमारे मुख से होता है, बकल कैविटी से होता है और हमारे टाइलिन नामक एंजाइम से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि जो हमारे 3 जोड़ी जो ग्रंथियां हैं, तो उन ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्णमूल या फिर पैराटाइड ग्लैंड। ये होती है हमारी पैराटाइड ग्लैंड, जो हमारे कान के बगल से उपस्थित होती है और हमारे मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम को सिक्रेट करने का काम करती है। ये सबसे बड़ी आपकी लार ग्रंथि है, यानी कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है ये। और स्टेंसन की नलिका द्वारा ये मुख गुहा में खुलती है, यानी कि हमारी बकल कैविटी में एंट्री करती है ये स्टेंसन की नलिका के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो स्टेंसन की नलिका के द्वारा वहां से होता हुआ ये निकलता है, और पैराटॉइड ग्लैंड के द्वारा निकलता है। और ये कर्ण पल्लवों के नीचे होती है, यानी कि ये हमारे ईयर्स होते हैं उनके पीछे होती है। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। इसमें से कोई भी पॉइंट को लाइटली ना लें और सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अधोधनु या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में। ये हमारी सेकंड ग्लैंड है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जो जबड़े के नीचे पार्श्व भाग पर स्थित होती है और वॉर्टन की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। जैसे कि हमारी जो पैराटॉइड थी वो हमारी स्टेंसन की नलिका के द्वारा खुल रही थी, वैसे ही हमारी जो सब मैक्सिलरी है वो वॉर्टन की नलिका के द्वारा हमारे बकल कैविटी में खुलती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो हमारी ये रही, यहाँ इस जगह पर स्थित है। ये हमारी पैराटॉइड थी अभी जिसके बारे में हमने बात की, और ये हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। उसके बाद हम बात करेंगे अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। सबलिंगुअल ग्लैंड आपकी
ये रहा आपका नाम और ये रही आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। इमेज देखने से क्या होता है कि हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है। हमारे जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हमारी टीचिंग लर्निंग में यूज होते हैं, उतना ज्यादा हमारे लर्निंग के इम्प्रेशंस हाई होते हैं। तो हमारी सबलिंगल या फिर अधोजिह्वा जो ग्लैंड है वो जीभ के नीचे होती है। सबसे छोटी आकार की ग्रंथि है ये, और रिविन्स की नलिकाओं के द्वारा ये मुख गुहिका में खुलती है, यानी कि इसकी एंट्री हमारी बकल कैविटी में रिविन्सन की नलिकाओं के द्वारा होती है। तो इस तरीके से हमने आज टंग के टॉपिक को देखा और देखा कि कौन सा टेस्ट हमें कहाँ से मिलता है, और कौन सी सबसे बड़ी हमारी टेस्ट ग्लैंड है, सबसे छोटी कौन सी है। इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। एक हमारा जो एक और क्वेश्चंस जिसमें से आते हैं कि आपका कौन सा टेस्ट कहाँ पर हमें फील होता है, तो बिटर टेस्ट हमारा हमारे टंग पे लास्ट में फील होता है। सॉर जो है वो आपके कान के पास के जो टंग की एरिया होता है वहां होता है। ये हमारा सॉल्ट है, स्वीट है, और यहाँ हमें और हमारे सेंटर पे हमें ज्यादा टेस्ट कोई फील नहीं होते हैं। बेसिकली जो हमारे टेस्ट हैं वो इन्हीं जगहों पर फील होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया अपना टीथ एंड टंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने आगे के डाइजेशन पार्ट्स के बारे में। ये हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, टीथ, टंग, और उसके बाद हमारी आती हैं जैसे फेरिंग्स है, इसोफेगस है। फेरिंग्स में ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये फेरिंग्स जो है ये मुखग्रासन गुहिका का पश्च भाग होती है, यानी कि हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको हमें ट्रैक प्रोवाइड करती है। हमारे भोजन को हमारी फेरिंग्स जो होती हैं वो हमें इसोफेगस में खुलने के लिए हेल्प करती हैं, और हमारे जो भोजन है उसको हमारी श्वास नली से बचाते हुए हमारे इसोफेगस में ले जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक, इसोफेगस और इन सभी के बारे में, और इसी तरीके से धीरे धीरे अपने कंप्लीट करेंगे कोर्स को। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। उसकी फुल डिटेल्ड वीडियो है कि उसमें इंटरव्यू है नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।